लंबी लंबी कतारों के बीच मतदान लगातार गति पकड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वोट सुबह के हिस्से में पड़े हैं। 24% तक की वोटिंग हो चली है पश्चिम बंगाल में। वहीं दूसरी तरफ औसतन 11% उत्तर प्रदेश में सुबह पहले 2-2.5 घंटों की स्थितियां बतला रहे हैं। और लगातार बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश के सीमांध्रा इलाका, यहाँ पे एक एवरेज वोटिंग लगातार होती चली जा रही है। अमेठी की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं क्योंकि ये मतों में और धीरे धीरे इजाफा होगा। एक तरफ राहुल गांधी सुबह आए, घूमना शुरू किया, मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां पर बूथ के बाहर लोग बैठे थे उनके अपने, वहां बैठकर चाय की चुस्की भी ली। मतदान केंद्र में पहुंचकर जायज़ा भी लिया और जायज़ा लेने के दौरान तस्वीरें जो खिंचाना चाहते थे तस्वीरें खिंचाई, कुछ की अर्जी ली गई। ये तमाम चीज़ें चलती रहीं। स्मृति ईरानी ने एक आरोप भी लगाया कि एसपी जी के साथ घूम रहे हैं, वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। उन सब के बीच कुमार विश्वास ने भी कहा कि जिस तरीके से ये वोटिंग अमेठी में हो रही है, पहली बार वोटरों को एहसास हो रहा है कि दरअसल यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो ये सारी परिस्थितियाँ अमेठी में नज़र आ रही है। और अमेठी से सटा हुआ दूसरा हिस्सा सुल्तानपुर का, जहाँ पे वरुण गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वरुण गांधी ने राहुल गांधी के अमेठी मॉडल की तारीफ की थी। मेनका ने समझाया था ये ठीक नहीं है, लेकिन प्रियंका ने कहा था ये ठीक है। आपने वोट डाला नहीं? आपने वोट डाला या नहीं? मीडिया लगातार राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी कुछ कहते हैं नहीं कहते हैं, इस पर हर की नज़र है कि अगर वो कुछ बात कहें जिससे कुछ बात निकले, लेकिन वो समझ रहे होंगे कि दरअसल चुनाव का दिन है। ऐसी कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी जो कि राजनीतिक तौर पर प्रभावित करे, प्रचार की स्थिति में ले आए, वो चुनाव आयोग के कटघरे में खड़ा कर सकती है। तो जाहिर है राहुल गांधी बतौर उम्मीदवार अमेठी में हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते। उनका वोट दरअसल दिल्ली में है, तो इसलिए वो वोट तो वहाँ नहीं डालेंगे, लेकिन लगातार बूथ दर बूथ घूम रहे हैं। ये अमेठी की स्थिति जरूर है। वरुण गांधी सुल्तानपुर में घूम रहे हैं, हर उस जगह पे जहां उम्मीदवार है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आई कि कडप्पा में खास तौर से जो जगन रेड्डी थे वो लगातार सुबह सबसे पहले वोट डालकर पूरे इलाके में घूमने निकल गए। सीमांध्रा के जिस इलाके में, या पूरे सीमांध्रा की जो स्थिति है उसमें 2009 में, चूँकि वो सीमांध्रा नहीं था, आंध्र प्रदेश ही था, वहाँ पर की तमाम सीट, जो 25 सीट है उसमें कांग्रेस 21 सीटों पर जीती थी उस वक्त, और टीडीपी के हिस्से में 4 सीट आई थी। उस समय जगन रेड्डी नहीं थे, जाहिर है उनके पिता थे, कांग्रेस में शरीक थे। स्थिति बिगड़ती चली गई और स्थिति में आ गई कि वो खुद उन्होंने पार्टी बना ली। आंध्र हम चलें उससे पहले एक सवाल, आलोक जी, सीमांध्रा की स्थिति और तेलंगाना की स्थिति हम लोग दे चुके हैं। सीमांध्रा की स्थिति में जगन मोहन की जमीन बड़ी मजबूत है, ये उनकी रैलियों के जरिए भी नजर आया है। क्या ये माना जाए कि असल लड़ाई इस वक्त जगन रेड्डी वर्सेस ऑल है, जिसमें कांग्रेस भी दूसरी तरफ खड़ी है और टीडीपी भी दूसरी तरफ खड़ी है? निश्चित रूप से। और प्रसून जी, मैं कहूँगा कि जगन रेड्डी के लिए जैसा होता है सिंपैथी बन गई, एक सबसे बेहतर बात है। तो सीमांध्रा एक अलग होने का एक नाराज़गी लोगों में थी कांग्रेस से, और दूसरी पार्टियों का जो भी रुख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक सिंपैथी का भी फ़ायदा इनको मिल रहा है। और इसीलिए जगनमोहन रेड्डी वर्सेस ऑल हो गया है। और ये उनके अस्तित्व का भी सवाल है। जैसे हम और राज्यों में बात कर रहे हैं, सबसे अधिक है कि भविष्य यदि सीमांध्र का तय होगा, और राजशेखर रेड्डी की विरासत और जगनमोहन रेड्डी का भविष्य इस चुनाव से तय होना है। जिस तरह के अभय जी लड़ाई लड़ रहे थे जगन रेड्डी, और तेलंगाना नहीं बने इसके लिए द्वार द्वार जा रहे थे, चाहे वो राजनाथ सिंह का दरवाज़ा हो, मोदी से मिलना हो, शरद पवार के यहाँ जाना हो, बिहार में जाके मुलाकात करनी हो, नीतीश, हर से मिल रहे थे। ये सारी परिस्थितियाँ उनके हक में है इस मौके पर जब चुनाव हो रहे हैं सीमांध्रा में। देखिए, इस परिस्थिति को 2 तरह से देखा जा रहा है। उसकी एक व्याख्या अभी आलोक जी ने आपके सामने रखी, लेकिन उसकी एक दूसरी व्याख्या भी है। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए वो व्याख्या भी रख देना चाहता हूँ। वो ये है कि जगन मोहन रेड्डी ने पिछले जो उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनाव को जम के जीता था। तो उससे आमतौर पर छवि बनी थी कि सीमांध्र में इनके मुकाबले इनके खिलाफ कोई चुनौती नहीं होगी। लेकिन जब से तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठजोड़ हुआ है, और तेलुगु देशम पार्टी का जो जनाधार है, चुनावी जनाधार है, और रेड्डी का जनाधार है, वो दो एक तरह की सामाजिक खाई है आंध्र प्रदेश के मतदाता मंडल के बीच में। तेलुगु देशम वाले कम्माओं की पार्टी मानी जाती है। रेड्डी और कांग्रेस, जो पहले कांग्रेस थी अब जगन मोहन रेड्डी, वो रेड्डियों की पार्टी मानी जाती है। तो कम्मा बिरादरी बहुत जमकर तेलुगु देशम के पीछे खड़ी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाने के बाद में अब वो उतने कमज़ोर नहीं रह गए हैं जितने कमज़ोर उनको पहले माना जा रहा था। पहले वो कुछ भ्रमित भी थे
इसलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या नहीं करें, प्रदेश बंटने जा रहा है, तेलंगाना निकल गया, अब हम इतने बढ़े हुए प्रदेश में क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो जिसे कहते हैं बैटल लाइन्स आर ड्रॉन, मतलब जो है वो हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि ये सुसाइडल रहा कांग्रेस के लिए ऐसे मौके पर तेलंगाना का कांग्रेस ने तो इस चीज़ को इतना दूर तक खींचा कि जो उसने निर्णय लिए उस निर्णय का लाभ उसको नहीं मिला, और उससे पहले ही तेलंगाना वाले मसले को ठीक से संबोधित न कर पाने के कारण, ठीक से हल न कर पाने के कारण आंध्र प्रदेश की पूरी राजनीति, जहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व था, 2009 की सरकार बनी थी, उसमें आंध्र प्रदेश की जीत बहुत महत्वपूर्ण थी, वो वर्चस्व भी उसके हाथ से निकल गया था। जब से राजशेखर रेड्डी का देहांत हुआ है उसके बाद से आंध्र प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है और इस वक्त वो रसातल में है। तो कांग्रेस ये भी कोई लाभ नहीं होने वाला है कांग्रेस को। कि कांग्रेस का आधार उस समय जब सबसे बुरी हालत में कांग्रेस थी 77 और उस युग में भी कांग्रेस आंध्रा और कर्नाटक के भरोसे रही। बिल्कुल। आज वो भी इन्होंने सोचा था कि तेलंगाना बनाकर हमें बड़ा फायदा होगा, वो उल्टा हो गया, तेलंगाना भी हाथ से गया और सीमांध्र भी हाथ से जा रहा है, ऐसा लगता है। ये एक दूसरी परिस्थिति, क्या यही वजह है कि राहुल गांधी जो लड़ाई राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए लड़ रहे थे, यूपीए सरकार कांग्रेस की तरफ देख नहीं रही थी कि राजनीतिक तौर पर उसे लाभ होगा घाटा होगा, उसके तमाम निर्णय सरकार चलाने के तौर तरीके, ये एक मुश्किल थी। हम अमेठी चलते हैं, श्वेता हमारे साथ है। श्वेता, क्या राहुल गांधी जब अमेठी में घूम रहे हैं लगातार, और जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी का ऑरा अमेठी में सिमटा हुआ लगता है जब आप अमेठी में वहाँ पर मौजूद हैं, या लगता है कि जी नहीं, चूंकि चुनाव लड़ना एक औपचारिकता निभानी होती है और आपको आना चाहिए जिससे वोटरों का भरोसा विश्वास आपके साथ बना रहे, इसलिए उनकी मौजूदगी है, या ऑरा कम होते होते सिमट गया है अमेठी में, लगता क्या है श्वेता? अमेठी प्रसून जी, मैं तब आई थी जब इस दफा इन चुनावों के लिए मैं पहली दफा तब आई थी अमेठी में जब राहुल गांधी ही तय था कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, नाम का ऐलान किसी का हुआ नहीं था। उस वक्त जो यहाँ के लोग थे वो ये भी कहते थे कि हम तो बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन वोट हमारा राहुल गांधी को ही जाएगा। बाकी लोग ये कहते थे कि इनके पिताजी नहीं रहे, इनको वोट तो हम ताउम्र देंगे। दूसरी दफा मैं तब आई जब कुमार विश्वास यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर चुके थे। उस दफा प्रसून कई गाँवों में लोग नाराज आने लगे। पहली बार उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अरे हमारा सांसद तो हमारे पास आया ही नहीं, हमने कभी प्रत्यक्ष देखा ही नहीं था। तीसरी बार अब मैं आई हूँ यहाँ पर प्रसून, जो चुनाव का दिन है। अब तक मोदी यहाँ पर आ चुके हैं, स्मृति ईरानी के नाम का ऐलान है, मोदी कह चुके हैं कि मेरी छोटी बहन यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और स्पष्ट तौर पर जो यहाँ पर नजर आता है प्रसून, ये कहना कि राहुल गांधी का ऑरा पूरी तरीके से, यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अब सोच रहे हैं कि नहीं अब तो कंपटीशन पूरी तरीके से खुल गया है, ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर प्रतियोगिता यहाँ पर पहली बार देखने को मिल रही है, अगर मुकाबला पहली बार देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि किसका जो आभा मंडल है वो कितना कम हुआ है, और यहाँ के जो मतदाता हैं वो क्या अपने अधिकारों को समझ रहे हैं अपने विकल्पों को देखकर। तो राजनीति का असल ककहरा किसने पढ़ाया? कुमार विश्वास ने उन्हें आम आदमी बना दिया, या छोटी बहन कह के संवेदनाओं को उभार कर राहुल गांधी को आने के लिए अमेठी में मजबूर कर दिया वोटिंग के दिन? किसने ककहरा पढ़ाया? कुएं और खाई का फासला है यहाँ पर प्रसून जी, क्योंकि पहले कुमार विश्वास ने जिस तरीके से घेरा था उसकी वजह से जब प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी, हालांकि उनके प्रचार का तरीका वही रहता है, लेकिन उन्हें और कुछ आम होना पड़ा और कुछ दिखाना पड़ा कि नहीं मैं लोगों तक पहुंच रही हूँ। लेकिन जब स्मृति ईरानी यहाँ पर आई, इसमें से ठीक है कई जो कुमार विश्वास खुद भी अपनी तरफ से कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कई समर्थक तो मेरे साथ हैं, लेकिन उनको भी अपना विकल्प मिल गया, वो भी उस तरफ लौटे। लेकिन जो एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है उसने राहुल गांधी को मजबूर कर दिया कि वो यहाँ पर आए, घूमे, लोगों के सामने आए, सिर्फ एक राजकुमार का चेहरा न रहे बल्कि वो आम लोगों के बीच उनका चेहरा बने। इसमें जो यहाँ की तस्वीर बदलने की शुरुआत थी वो कहना होगा कुमार विश्वास के साथ शुरू हुई थी, लेकिन चुनाव की तारीख आते आते यहाँ पर स्मृति ईरानी का काम भी दिखा कि वो भी यहाँ पर प्रचार जितना अंदर अंदर जा जाकर गाँव-गाँव में लोगों से मिल मिल कर करती रही हैं, उस वजह से एक ऐसा केंद्र यहाँ पर बन गया है कि राहुल गांधी को भी उतर कर आना पड़ा, त्रिकोण के तीसरे कोण पर आकर खुद खड़ा होना पड़ा। चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राजनीति की जमीन बिछाई अपने तौर पर गांधी परिवार ने, एक मजदूर के तौर पर कुमार विश्वास पहुंचे, फसल थोड़ी बड़ी हुई, स्मृति ईरानी का आगमन हो गया। हम जरा सुनाते हैं। कुमार विश्वास से सुबह ही पूछा गया था इस चुनाव का मतलब अमेठी में क्या है, देखिए उनका क्या जवाब आया था।
अमेठी की लड़ाई में ये पहली बार है कि कांग्रेस के युवराज अमेठी आ रहे हैं चुनाव के दिन। हमारे साथ कुमार विश्वास है, आप पार्टी के कैंडिडेट। आज बहुत अहम दिन है आपके लिए। जनवरी में आपने ये बिगुल फूका था और आज नौबत ये है कि राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं। क्या ये मोदी का असर है या विश्वास की बगावत? देखिए, असर किसका है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हम इन्हें राजनीति करना सिखा देंगे और राजनीति का पहला ककेरा वो लोग सीखने लगे हैं। 4 महीने 1200 गांव 40 रातें गाँवों में ये जो तपस्या की गई है, जो पसीना बहाया गया है, अगर कहीं सत्य है और अगर कहीं ईश्वर है तो आज अमेठी झाड़ू को चुनेगी और सदन में अपना प्रतिनिधि भेजेगी, जिसके लिए पूरे अमेठी में एक लहर चल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विजय से लोकतंत्र को ये संदेश मिलेगा कि अगर जनप्रतिनिधि बनना है तो हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए गांव-गांव सड़क-सड़क जाना पड़ेगा। क्या वजह है आपको लगता है कि राहुल गांधी को आना पड़ा दिल्ली से वापस चुनाव के दिन? ऐसी क्या मजबूरी हो? मजबूरी तो बहुत हुई। 14 साल में पहली बार सोनिया गांधी जी को सभा करनी पड़ी, राहुल गांधी जी को आना पड़ा, रात भर पैसे बटे हैं, हर तरफ पुराने एजेंट सारे बुला लिए गए, बलात्कार के केस में गिरफ्तार हुए मीर साहब वापस बुलाए गए, कैप्टन सतीश शर्मा जो कहते थे अमेठी बिकती है मैं खरीद लूँगा, जिन्होंने कहा था वो दोबारा अमेठी खरीदने के लिए आ गए। लेकिन इस बार गांव से लोग दौड़ा रहे हैं उनको, कह रहे हैं पैसे नहीं लेंगे तुम्हारे, इस बार झाड़ू चलेगी। तो वो काम अब ख़त्म हो चुका, उनका असर अब समाप्त हो चुका। देरी कर दी राहुल गांधी ने, लेकिन इस बार तो उन्हें ये दंड भुगतना ही पड़ेगा कि अमेठी के साथ उन्होंने बदसलूकी की, अमेठी के लोगों को कामचोर कहा, निकम्मा कहा। इसीलिए अमेठी के गाँव-गाँव में झाड़ू की लहर है और इसीलिए हम इंडियन मैंडेट के सर्वे में सबसे आगे चल रहे हैं। विश्वास साहब, काफ़ी अहम दिन है आपके लिए भी। स्थिति है अभय जी माने कि जो राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी वो सरोकार नहीं दिखलाते थे, वो दिखाना पड़ा क्योंकि एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी आकर खड़ी हो गई, या फिर मनमोहन सिंह की असफलताओं ने राहुल गांधी को खड़ा कर दिया? प्रसून, मुझे लगता है कि अमेठी का चुनाव हो, बनारस का चुनाव हो, लखनऊ का चुनाव हो, ये सारे के सारे चुनाव डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी या लोकतांत्रिक जवाबदेही के चुनाव हैं। आप देखिए, कुमार विश्वास तो अमेठी की नहीं है, स्मृति ईरानी भी अमेठी की नहीं है, और राहुल गांधी 10 साल से अमेठी में जनता के नुमाइंदे हैं। उनसे पहले उनके पिताजी भी जनता के नुमाइंदे रह चुके हैं वहाँ पे। तो आप देखिए, इसके बावजूद भी राहुल गांधी अमेठी के नहीं हो पाए। 2 बाहर से आने वाले उम्मीदवारों ने अपने परिश्रम से, अपनी कोशिशों से, अपनी राजनीतिक युक्तियों से एक ऐसा माहौल बनाया जिससे अब राहुल गांधी को लग रहा है कि उन्हें भी अंदर का आदमी माना जाए। आखिरकार क्यों एक व्यक्ति जो केंद्र में सत्ता के शीर्ष पर है, 10 वर्ष तक किसी इलाके का जनप्रतिनिधि रहता है, उसके बावजूद भी उसे यकीन रहता है कि ऐन मौके पर हम अपनी बहन को भेज देंगे और वो अपने आकर्षक व्यक्तित्व से मुस्कुराकर लोगों का दिल जीत लेगी। आप सोचिए, जब प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि सड़क नहीं बनी तो क्या हुआ, हमारा दिलों का रिश्ता है, तो वोटर के दिल और जनप्रतिनिधि के दिल के बीच में जो अंतराल है, उस अंतराल को वो सड़क भरती है कि नहीं भरती, जो सड़क प्रतिनिधि को बनवानी चाहिए। ये सवाल है अमेठी का सवाल कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस देश में, जो कि आम आदमी, जो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम 2011 में शुरू हुई थी, जिसके गर्भ से आम आदमी पार्टी निकली, उसके केंद्र में यही सवाल है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। सवाल बनारस भी जाएगा, जहां की जमीन आज भी विकास को लेकर बंजर पड़ी हुई है। अब आप बनारस को देख लीजिए, 12 तारीख को वोट पड़ेंगे बनारस में पिछले 25-30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, ठीक इसी तरह से अमेठी में कांग्रेस का कब्जा है। एक निर्वाचन क्षेत्र के तौर पर अमेठी की जो दुर्दशा है, एक निर्वाचन क्षेत्र के तौर पर बनारस की वही दुर्दशा है। इसके बावजूद लोग बताते हैं कि वहां मोदी का डंका पिट रहा है और यहां पर साहब राहुल गांधी का डंका पिट रहा है। लौटते हैं। यही लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल है। मौसमी कॉन्फिडेंट कौन लगा ज्यादा? आपने दोनों से मुलाकात की, कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी से सुबह सुबह की मुलाकात है, लेकिन कॉन्फिडेंट कौन लगा अमेठी में चुनाव को लेकर? देखिए प्रसून, अगर बात करें कॉन्फिडेंस की तो कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी दोनों को ही कोई बीट नहीं कर सकता। कुमार विश्वास भी एक कलाकार हैं और स्मृति ईरानी भी एक कलाकार है। तो जब मैं एक से मिली तो वो कॉन्फिडेंट नज़र आए और जब स्मृति से मैं मिली तो वो बेहद कॉन्फिडेंट नज़र आई। पर बहरहाल दोनों ही, बड़ा दिलचस्प बात है कि तीनों ही जीत का दावा ठोक रहे हैं। कुमार विश्वास को लगता है कि 4 महीने की उनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी।
स्मृति ईरानी को लगता है उनकी मेहनत, बीजेपी की लहर और मोदी की लहर और उनका यहाँ पे आना वो रंग लाएगी। और क्योंकि अमेठी में वो विकास के एजेंडे से आई हैं और राहुल गांधी जो है अपनी विरासत जो है उसकी विरासत की सियासत को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए बूथ बूथ गूंज रहे हैं। जी कलाकार आप नहीं, आप तो पत्रकार हैं, आपने क्या पकड़ा जी? किसका कॉन्फिडेंस कलाकार वाला और किसका पॉलिटिशियन वाला है? देखिए प्रसून, कहीं ना कहीं कुमार विश्वास को मुझे ये लगा, ये एहसास है कि उन्होंने जो मेहनत की, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने माहौल बनाया, राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाया, उसका फ़ायदा, उसकी फसल स्मृति ईरानी काट ले गई। यानी कि जो विरोध में वोट डलना है वो पिछले 1 महीने से जिस तरह से स्मृति ईरानी को जो रिसेप्शन मिल रहा है, जो पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो माहौल कुमार विश्वास ने बनाया या कहें उनके लहजे में समा बांधा, वो स्मृति ईरानी उसका फ़ायदा उठा ले गई। और आखिर में जो आखिरी, अगर हम कहेंगे जो नेल होता है कॉफिन में, नरेंद्र मोदी का आखिरी टाइम पे 5:30 बजे रैली करना अमेठी गांधी परिवार के गढ़ में, वो स्मृति ईरानी के लिए तुरुप का इक्का था। काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। 4-6 बारी नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ़ की, बहन बुलाया। तो अगर राहुल गांधी की बहन प्रचार कर रही हैं तो नरेंद्र मोदी की भी बहन है जो उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हैं। तो स्मृति ईरानी पूरे, मैं देख रही थी उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो काफ़ी जो है आश्वस्त थी और फूले नहीं समा रही थी। यानी कि इतनी तारीफ पीएम कैंडिडेट से अपनी बहन बुलाना और जो रिस्पांस था पब्लिक का, हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता थे पर पब्लिक का भी रिस्पांस स्मृति को लेकर काफ़ी ज़्यादा था। तो एक तरीके से बीजेपी ये नारा लगा रही है, अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। हालांकि कांग्रेस इसको तवज्जो नहीं देगी, पर कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी को टेंशन तो है ही है और यही टेंशन है जिसकी वजह से वो अब बूथ बूथ घूम रहे हैं।